हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी इरशाद खान। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। इसमें 3 टॉपिक कवर होंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि कभी मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा मैंने जमा कर दिया, साल भर में इतना पैसा निकाल लिया, इतना डिपॉजिट हुआ, इतना विड्रॉल हुआ, करंट अकाउंट में इतना हुआ, सेविंग अकाउंट में इतना हुआ, या मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ख़रीदा है उसमें मैंने इतना वैल्यू एग्रीमेंट में दिखाया है, इतना कैश में दिया है, इतना ये वो बहुत सारा, तो इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मैं आज आपको ये 3 टॉपिक पे बात करूँगा। आपके सेविंग अकाउंट में पैसा कितना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, आपके करंट अकाउंट में कितना कर सकते हो, और आप कोई प्रॉपर्टी अगर ख़रीद रहे हो तो उसमें क्या अमाउंट, कैसे क्या देखना ज़रूरी होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत सारे जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे बैंक हो गया, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑफिस, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम MOU साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये पहले से साइंड है कि अगर बैंक है तो वो किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर का डेटा हमको देगा। ये कौन बोलता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ भी है। उसमें से रजिस्ट्रार, जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार होते हैं कोई भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, शहर में, उनसे भी ये MOU साइंड होता है कि कोई भी आपके यहाँ अगर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रजिस्टर करने आता है तो उस इंसान का डिटेल आपको मुझे देना है। ये जो डिटेल देने की डेट होती है, ये कोई भी ईयर जो ख़त्म होता है, इनकम टैक्स का जो ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। तो 31 मार्च को ईयर ख़त्म होगा इनकम टैक्स का। उसके बाद 2 महीने का टाइम देता है इनकम टैक्स, अप्रैल महीना और मई महीना। तो 31 मई तक का टाइम होता है कि उसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन जो है, बैंक है, बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल देना है एक अकाउंट होल्डर का, ठीक है। अब वो कौन सा अकाउंट होल्डर है? अगर कोई अकाउंट होल्डर है जिसने बैंक में 10 लाख रुपए से ज़्यादा साल भर में मिलाकर 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट किया है, या साल भर में मिलाकर 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा बैंक से निकाला है, विड्रॉ किया है, चाहे कैश मोड में हो या बैंक के मोड में हो, कैसे भी है, ठीक है। तो आपका जो पासबुक है इसमें 2 कॉलम दिखते हैं, एक डिपॉजिट का कॉलम दिखता है और एक विड्रॉल का कॉलम दिखता है। तो कोई भी कॉलम का टोटल आप मारोगे पूरे साल का, अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, किसका? सेविंग अकाउंट का, तो मतलब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि अगर कोई भी अकाउंट होल्डर ऐसा है जिसका टोटल 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, डिपॉजिट का या विड्रॉल का, उस इंसान का पैन कार्ड और बाकी ट्रांजैक्शन का डिटेल आपको मुझे देना है। ये कौन बोलता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक से बोलता है, और बैंक उसको देती भी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक वो डिटेल देता भी है, ठीक है। क्योंकि अगर डिटेल नहीं देगा तो पता है क्या है, 31 मई तक का तो टाइम है। 1 जून से बैंक को हर इंसान के ऊपर 500 रुपया पर डे का पेनल्टी चालू हो जाएगा। उसके बाद 1000 पर डे का भी पेनल्टी है। तो बैंक के सर पे एक टेंशन होता है कि मुझे तो सबको कैटेगराइज करना है। तो पूरे साल भर में बैंक का ऑडिट होता है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन से ऐसे एसएससीज हैं, कौन कौन से ऐसे अकाउंट होल्डर हैं जिन्होंने साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट किया है या 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा निकाला है, चाहे ATM से कैश विड्रॉ किया हो या किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया हो। उनका लिस्ट बनाता है, उनके सामने उनका नाम लिखता है, उनका अकाउंट नंबर लिखता है, उनका एड्रेस लिखता है, उनका पैन कार्ड नंबर लिखता है, पैन कार्ड नंबर, जी हाँ। और वो पूरा लिस्ट बनाकर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 31 मई के पहले ही भेज देता है ऑनलाइन, ठीक है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेटा मिल जाता है। अच्छा, करंट अकाउंट के केस में 50 लाख का लिमिट है। अगर किसी का करंट अकाउंट है तो उसमें 10 लाख ना होकर के 50 लाख का लिमिट है, ठीक है। तो उसके साथ भी वही डिटेल करके वो भेज देता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, ये डेटा कलेक्ट करता है रैंडम बेसिस पे, और वो पैन कार्ड नंबर मैच करता है अपने सिस्टम में कि इस इंसान ने जो रिटर्न फाइल किया उसमें इनकम कितना शो किया। फॉर एग्जांपल किसी ने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो वो इस पर इंक्वायरी करेगा कि आपका 10 लाख रुपया जमा है, 10 लाख रुपया निकाला, आपने इनकम दिखाया नहीं, रिटर्न नहीं फाइल किया, आप मेरे को बताओ आपने क्यों नहीं किया। तो फिर उस पर वो नोटिस निकलते हैं, आगे के प्रोसीडिंग्स होते हैं। अगर किसी ने रिटर्न फाइल किया है और रिटर्न फाइल करते वक्त सही से रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, किसी एजेंट को, किसी ऐसे इंसान को पकड़ लिया पैसे बचाने के चक्कर में, उसने
उल्टा सीधा रिटर्न फाइल कर दिया है और वो इनकम का पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा है, तो उस केस में जब इनकम टैक्स की इंक्वायरी आएगी और ये इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो उसमें एक सेक्शन होता है 115BE अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज कैश क्रेडिट, अनडिस्क्लोज इनकम या एनी फॉर्म ऑफ इनकम जो आप इनकम टैक्स के सामने ये प्रूफ ना कर पाओ कि ये पैसा कहाँ से आया है, तो उस पर इट्स वेरी हार्श सेक्शन 115BE। उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ने पूछा ठीक है आपके साल भर में डिपॉजिट दिख रहा है 15 लाख, ये आप प्रूफ कीजिए, आपने प्रूफ कर दिया ये दुनिया भर का, ठीक है। उसमें आपने 12 लाख रुपया प्रूफ कर दिया कि मेरा इनकम था या यहाँ वहाँ से आया था, ठीक है। 3 लाख रुपया आप प्रूफ नहीं कर पाए कि पैसा कहाँ से आया था, ठीक है। तो 3 लाख रुपये पे जो 115BE में पेनल्टी है वो है 60% ऑफ अमाउंट प्लस 25% surcharge plus 4% सेस दैट कम्स टू 78% ऑफ द वैल्यू और उस पर 10% की पेनल्टी दैट्स कम टू 84% ऑलमोस्ट। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया नहीं एक्सप्लेन कर पाए इनकम टैक्स के सामने कि ये 1 लाख रुपया मेरा कहाँ से आया है, तो 84,000 तो आपको सिर्फ फाइन भरना पड़ेगा, किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब 3 लाख में आप 84 इंटू 3 कर लीजिए, लगभग 2.5 लाख रुपए आएगा, उतना आपका तो सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ़ाइन ले लेगा और बाकी जो इनकम अगर सही से नहीं हुआ तो उस पर तो अलग चलेगी। तो मतलब आप कितना प्रॉब्लम हो सकता है ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये 10 लाख रुपए सेविंग के लिए है लिमिट और करंट अकाउंट के लिए 50 लाख रुपया। अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्रॉपर्टी। आप कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हो, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है अगर 30 लाख रुपये से ज़्यादा आप एग्रीमेंट में शो करते हो या उसकी जो मार्केट वैल्यू मतलब जो म्युनिसिपल काउंसिलर फॉर एग्जांपल मुंबई में BMC है, ठीक है, तो BMC ये डिसाइड करती है कि इस एरिया का कितना मार्केट वैल्यू है, ठीक है। उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर आपका वैल्यू समझो 30 लाख से ज़्यादा है तो वो ऐसे जितने भी लोग प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं इन सब का लिस्ट बनाता है कौन? रजिस्ट्रार। प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वो रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी का लिस्ट बनाता है, उनका पैन कार्ड नंबर, कितने में प्रॉपर्टी खरीदा बेचा और पूरा डिटेल वो इनकम टैक्स को 31 मई के पहले दे देता है, ठीक है। अब इनकम टैक्स फिर वही करता है, उसका पैन कार्ड नंबर मैच करेगा, फिर उसका सब जैसे जैसे उसके साथ हुआ था फिर वही चीज़ होगा। अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो 78% प्लस 10% 84% वही क्लॉज जाएगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो प्रॉपर्टी लूँगा 1 करोड़ का, एग्रीमेंट में दिखाऊँगा 25 लाख, 75 लाख मैं कैश में दे दूँगा, मैं तो बच जाऊँगा। ऐसा नहीं है, आपको बताता हूँ। होता क्या है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लो उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, हम दिखाते हैं एग्रीमेंट में 25 लाख, ठीक है, बाकी 75 लाख हम ब्लैक कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, जो रजिस्ट्रार है वो रिपोर्ट क्या करेगा कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1 करोड़ है, लेकिन सामने वाले ने सिर्फ 25 लाख ही एग्रीमेंट में दिखाया। ये पूरा डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ऑफिसर है उसको ये रजिस्ट्रार जो प्रॉपर्टी का वो देता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेवकूफ़ आदमी तो है नहीं, ठीक है, वो देखेगा कि ये मार्केट वैल्यू इसकी 1 करोड़ है, कोई इंसान 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 25 लाख में कैसे बेच सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो आप पे वो डिटेल रिसर्च करेगा, आपसे डिटेल मंगवाएगा, फिर असेसमेंट स्टार्ट होते हैं, प्रोसीडिंग स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप अगर कोई भी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम सरनेम लिखिए, किस सिटी से हैं, किस शहर से हैं, उस शहर का नाम लिखिए, आपका जो प्रॉब्लम है उसको लिख के भेजिए या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। आपको हमारा फीडबैक मैक्स टू मैक्स जितना पॉसिबल टाइम है उसमें आपको फीडबैक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, शेयर दिस वीडियो।